अनक क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो लगातार हम कर रहे हैं। उसका टेस्ट संख्या 7 है। उसको आज हम करने जा रहे हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न क्या कहता है। सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है। दशा अवतार मंदिर देवगढ़, देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। पार्वती मंदिर सिरपुर ये छत्तीसगढ़ में है। इसमें से सुमेलित नहीं है। दशावतार मंदिर ये विष्णु को समर्पित देवगढ़ झांसी में सही है। झांसी में सही है। ये यूपी में है। ये बिल्कुल सही है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में एमपी में ये भी सही है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में ये भी बिल्कुल सही है। तो पार्वती का मंदिर सिरपुर में नहीं है, जबकि पार्वती का मंदिर कहाँ है। पार्वती का मंदिर है नचना कुठार, नचना कुठार एमपी में मध्य प्रदेश में। तो सिरपुर छत्तीसगढ़ में क्या है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में क्या है। सिरपुर छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर है। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मण मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर है। बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पार्वती का जो मंदिर है वो नचना कुठार मध्य प्रदेश में। ये असत्य है, सुमिलित नहीं है। पार्वती माता का मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में है। सिरपुर छत्तीसगढ़ लक्ष्मण का मंदिर ये छत्तीसगढ़ में है। भीतरगांव या जो भीतरगांव कानपुर का ईंटों का मंदिर विष्णु को समर्पित, ये बहुत महत्वपूर्ण है। काफी बार ईंटों का ये जो मंदिर है भीतरगांव या भीतरगांव के नाम से जाना जाता है और ये कानपुर में है उत्तर प्रदेश में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन विष्णु शर्मा द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र का भाग नहीं है। विष्णु शर्मा द्वारा ये गुप्त साम्राज्य से संबंधित एक ग्रंथ है पंचतंत्र। 50 से ज्यादा भाषाओं में 250 से ज्यादा इसके संस्करण आ चुके हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 भागों में है। 5 भाग इसके कौन कौन से हैं, इसमें से आपको बताना है कि नहीं है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह या समास विग्रह। तो समास विग्रह ये भेद इसका नहीं है। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, इसके अलावा चौथा इसका है जो लब्ध प्रमाण, लब्ध प्रमाण। और पांचवा भेद है वो है अपरीक्षा कारितव, अपरीक्षा कारितव। ये इसके 5 भेद हैं। किसके, पंचतंत्र के। इसके विष्णु शर्मा द्वारा ये रचित है जो ग्रंथ गुप्त साम्राज्य से संबंधित है और इसके 5 भेद हैं। इसमें से ये समास विग्रह है, ये नहीं है। समास विग्रह वो नहीं है। विष्णु शर्मा द्वारा रचित काव्य पंचतंत्र विश्व की लगभग 50 भाषाओं में 250 भिन्न भिन्न संस्करण निकल चुके हैं। पंचतंत्र की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा है, बाइबल। दूसरे स्थान पर कौन है, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, जो कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी रखता है। 5 भेद कौन कौन से हैं, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, शब्द प्रमाण और अपरीक्षा कारितव। चलिए आगे प्रश्न तीसरा, अष्टांग हृदय किसकी रचना है। अष्टांग हृदय किसकी रचना है। अष्टांग हृदय किसकी रचना है, ये बताना है हमें। अष्टांग हृदय किसकी रचना है। वाग्भट की है, धन्वंतरी की है, पालकाप्य की है या सालीहोत की है। ये सारे के सारे गुप्त साम्राज्य में विद्वान हुआ करते थे और इनकी अलग अलग जो रचनाएं हैं वो यहाँ पूछी गई है। तो आपसे पूछा गया है अष्टांग हृदय इनमें से किसकी है। तो सालीहोत्र ने एक अश्व शास्त्र लिखा था। अश्व शास्त्र, सालीहोत्र ने क्या लिखा था, अश्व शास्त्र। यानी ये घोड़ों से संबंधित चिकित्सक थे। घोड़ों से संबंधित इन्होंने अश्व शास्त्र लिखा था। पालकाप्य भी एक पशु चिकित्सक थे। पशु चिकित्सक थे। पशु चिकित्सक थे। और इन्होंने जो हस्ती आयुर्वेद, हस्ती आयुर्वेद, आयुर्वेद नाम से एक रचना लिखी थी। इसे ही हस्ता आयुर्वेद भी कह देते हैं। हस्ता आयुर्वेद भी, हस्ता आयुर्वेद भी कह देते हैं।
हस्तायुर्वेद भी कह देते हैं। तो इसमें से वाघभट्ट ने ये अष्टांग हृदय रचना लिखी थी। धन्वंतरी भी एक गुप्त साम्राज्य के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। धन्वंतरी गुप्त साम्राज्य के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। और पालकापे एक पशु चिकित्सक थे। उन्होंने अस्थि हाथियों के ऊपर एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। और सालिहोत्र ने अश्व यानी घोड़ों पर एक चिकित्सा ग्रंथ लिखा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न, ये नवरत्न है। अक्सर यहाँ से एक बार प्रश्न पूछ लिया था, रीट में भी आया, सेकंड ग्रेड में भी पूछा था कि इसमें से नवरत्नों में से कौन नहीं था, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो हमें इनको थोड़ा अभ्यास से जो नौ है इनको याद रखना है। पहले थे कालिदास, बेताल भट्ट, घटकरपर, शंकु, चपणक, वरुचि, वराहमीर, अमर सिंह और धनवंतरी। सालिहोत्र ने घोड़े की चिकित्सा पर अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसकी हमने चर्चा पीछे कर ली है। तो ये नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ये हमें ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? क्या पूछा है? फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार। फतेहपुर सीकरी जो कि एक शेख सलीम चिश्ती की जो नगरी थी, अकबर ने 1569 में, अकबर के 1569 में जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो सलीम चिश्ती की दया दृष्टि से होती है। इसलिए जहांगीर का जन्म जो हुआ था तो सलीम चिश्ती की दया से हुआ था। इसलिए इन्होंने क्या किया, उस चिश्ती को, सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी फतेहपुर सिकरी, उसको बड़े रूप में बसाने का प्रयास किया, अथक प्रयास किया और बहुत बड़े नगरों की स्थापना की। इसलिए इसलिए फतेहपुर सिकरी को पत्थर में पिरोया गया, पत्थर में पिरोया गया रोमांस, पत्थर में पिरोया गया रोमांस, एक विद्वान थे स्मिथ, इन्होंने कहा। यहाँ इन्होंने, अकबर ने बहुत सारे बहुत सारे जो मंजिलें थी, दरबार थे, इनका निर्माण कराया। हुमायूं का जो मकबरा है, इसके अलावा मिर्क मिर्जा ग्यास, कासिम खां, बहाउद्दीन, उस्ताद ईसा खां, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए। इसमें से हमें पूछा क्या गया है? वास्तुकार पूछा गया है। किसका? फतेहपुर सिकरी का। तो फतेहपुर सिकरी का मिर्क मिर्जा ग्यास ये है, वो हुमायूं हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार। कासिम खां ये है आगरा के वास्तुकार, आगरा के किले के वास्तुकार। बाहुदीन, बाहुदीन है ना, वो क्या है? फतेहपुर सिकरी के वास्तुकार थे। वास्तुकार बाहुदीन, बाहुदीन। उस्ताद उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी, ये है, ये ताजमहल के, ये क्या है? ताजमहल के वास्तुकार हैं। यहाँ जो फतेहपुर सिकरी में एक तुर्की सुल्ताना की कोठी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। फतेहपुर सिकरी में है तुर्की सुल्ताना की कोठी, तुर्की सुल्ताना की कोठी। इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। और इसको स्थापत्य कला का मोती, स्थापत्य कला का मोती, एक विद्वान थे पर्सी ब्राउन, पर्सी ब्राउन, इन्होंने इसको स्थापत्य कला का मोती का, किसको? तुर्की सुल्ताना कोठी को, किसको कहा? तुर्की सुल्ताना कोठी को। ये कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में है। चलिए आगे चलते हैं। उस्ताद ईसा खां, उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। कासिम खां आगरा किले का वास्तुकार था। और मिर्क मिर्जा ग्यास हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था। किसने यंग इंडिया में लिखा कि 1857 की क्रांति राजनीतिक एवं राष्ट्रीय दोनों थी? देखिए, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण अगर हमसे पूछा जाए तो वो तुर्की जो तात्कालिक कारण है वो है चर्बी वाले कारतूस, अगर तत्कालिक कारण पूछा जाए। इसके अलावा धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण और बहुत से जो हैं अन्य कारण भी इसमें थे। इसके अलावा यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा दो नीति थी। एक थी 1798 में वेलेजली द्वारा,
वेलेजली द्वारा सहायक संधि, सहायक संधि। अब ये सहायक संधि क्या थी, इसको समझें आप। सहायक संधि ऐसा था कि देशी राजाओं को, जो ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट थे, उन्होंने कहा कि हम, आप अपने निजी खर्चे पर हमारी सेना को रखिए और हम आपको गारंटी की, जो सुरक्षा की गारंटी देते हैं। एक रेजिडेंट भी रखना होगा आपको, अंग्रेजी सरकार का एक रेजिडेंट रखना होगा। इसके अलावा जो आप अपने खर्चे पर जो सेना है वो रखो। तो इसको लेकर 1798 में, 1700 1798 में हैदराबाद, हैदराबाद का निजाम था, हैदराबाद का शासक था निजाम अली, निजाम अली। इन्होंने सर्वप्रथम इसको अपनाया। इसके बाद 1798 में मैसूर का एक शासक था, मैसूर का शासक कृष्ण राव, इन्होंने भी इसको अपना लिया। इसके बाद 1801 में, के अलावा 1798 में तंजौर का शासक, तंजौर का शासक था सर फिरोजी, सर फिरोजी, इन्होंने भी इसको अपना लिया। उसके बाद 1801 में अवध का एक शासक था, अवध का एक शासक था सह सआदत खां, सआदत खां, यहाँ लिख देते हैं। 1801 में अवध का एक शासक था, अवध का एक शासक था सआदत खां, इसने भी इसको अपना लिया। इसके बाद 1802 में, 1802 में, 1802 में बाजीराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, इन्होंने भी को अपना लिया। 1803 में, 1803 में भोंसले, रघुजी भोंसले, रघुजी भोंसले, इन्होंने भी इसको अपना लिया। 1803 में ही सिंधिया शासक दौलत राम जी सिंधिया, दौलत राव, दौलत राव सिंधिया, इन्होंने भी इसको अपना लिया। ये सारा जो है 1800, जो 1798 की वेलेजली की सहायक संधि थी, इनको अपनाने वाले शासक थे, इनके बारे में बात किया। इसके अलावा, इसके अलावा जो था ना, इसके अलावा एक था 1848 के अंदर आया था डलहौजी की व्यापकगत नीति, डलहौजी की व्यापकगत नीति, व्यापकगत, ये क्या थी व्यापकगत नीति, इसको समझो आप। व्यापकगत नीति था कि जब किसी राजा के निसंतान वो अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो उसके राज्य को हड़प लेते थे, कौन, अंग्रेज। इसलिए सबसे पहले 1848 को इन्होंने 17 को हड़प लिया और 1849 को जेतपुर और संबलपुर, जेतपुर और संबलपुर, इसको हड़प लिया। उसके बाद 1850 को बघाटपुर, 1850 को बघाटपुर को भी इस डलहौजी नीति के तहत हड़प लिया। 1852 को, 1852 को उदयपुर, उदयपुर, ये उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, जबकि ये दक्षिण भारत का एक राज्य था, उसको इसी नीति के तहत हड़प लिया। 1854 में झांसी व नागपुर, 1854 में झांसी व नागपुर को भी इसी नीति के तहत हड़पा गया था। 1856 में अवध को, अवध को कुशासन का, कुशासन का आरोप लगाकर भी इस नीति के तहत हड़प लिया गया था। ये थी, ये अन्य कारण थे, यानी ये 1857 के अन्य कारण थे। तो प्रश्न हमारा क्या था, किसने इसको दोनों का, यानी वो दोनों राष्ट्रीय और दोनों का था लाला लाजपत राय ने। आगे प्रश्न देखो आप, 1857 की क्रांति से संबंधित मांझा प्रवास पुस्तक किसकी है। 1857 की क्रांति से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित मांझा प्रवास, ये एक अलग से पुस्तक है, मांझा प्रवास। 1857 की क्रांति से कई बार जो फर्स्ट ग्रेड के तहत पूछा जाता है, वो कई बार कथ्य जो कथन है उनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पुस्तकों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इन्हीं को लेकर एक पुस्तक है मांझा
प्रवास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। विष्णु भट्ट गोडसे की है या सुरेंद्र नाथ सेन की है या एस आर वर्मा की है या शशि भूषण चौधरी की है। तो इसमें हमें देखना है कि किसकी है ये पुस्तक। संबंधित माझा प्रवास, माझा प्रवास है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। और इसमें देखो कई बार इनको 1857 की क्रांति में विद्वानों ने 1857 को का विप्लव का, किसी ने राष्ट्रीय विद्रोह का, किसी ने प्रथम स्वतंत्र संग्राम का, ये अलग अलग बातें कही। तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? विष्णु भट्ट गोडसे की हो जाएगी। चलिए 1857 यानी 1857 पुस्तक, ये इसका नाम इतना ही है 1857, ये सुरेंद्र नाथ सेन की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ। इसके अलावा द फर्स्ट वार यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसकी है? ये पुस्तक बी डी सावरकर की है, ये भी पूछा जाता है। चलिए निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करना है। कौन सा कथन है असत्य? इन्हीं में से देखना है ए कथन कौन सा है। अब ये मैनेजमेंट के प्रश्न आ गए हैं और इनको हमें देखना है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक एफ डब्ल्यू यानी एफ डब्ल्यू टेलर को कहा जाता है, क्या बात सत्य है? प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है, ये बात सत्य है। प्रबंधन वृद्धि का इंजन जोसेफ ए सुम्पीटर ने कहा, किसको? प्रबंधन को। किसका? वृद्धि का इंजन जोसेफ सुम्पीटर ने कहा, क्या ये बात सत्य है? प्रबंधन का गुरु डेविड वार्नर को कहा जाता है, क्या? अगर थोड़ा सा अगर हल्का सा यहाँ लॉजिक लगाया जाएगा तो प्रश्न सही हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा तो। डेविड वार्नर क्या है? ये तो एक क्रिकेट खिलाड़ी है, तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रबंधन का गुरु कौन? प्रबंधन का गुरु कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर ये कौन है? ये प्रबंधन के गुरु है। इस ये सारी तथ्य महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर। प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक हेनरी फ्योल। प्रबंधन के वृद्धि का इंजन जोसेफ सुम्पेटर। और प्रबंधन का गुरु कौन हो जाएगा? पीटर ड्रेकर। चलिए प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर। पीटर ड्रेकर के अनुसार प्रबंधन किसी संस्थान या संगठन का जीवन रक्त यानी लाइफ ब्लूड होता है। ये जो गुरु है ये इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर प्रबंधन संस्थान या संगठन को चलाना है तो उसके लिए प्रबंधन बहुत जरूरी है और वो प्रबंधन जीवन रक्त का काम करता है। प्रबंधन से अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाना होता है, जिसमें कार्य करवाने का तरीका व्यवस्थित तथा अनुशासनात्मक होता है। पीटर ड्रेकर के द्वारा एमबीओ की अवधारणा एमबीओ की अवधारणा दी गई। एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रकार का तथ्य इनके द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? हमने पहले भी क्लास में इसको देखा था कि हेनरी फ्योल का एक सूत्र आता है POCCC। ये हेनरी फ्योल का प्रचलित सूत्र है, इससे प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। क्या मतलब होता है इसका? पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग और प्लानिंग, और उसके बाद ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, संगठन। सी का मतलब हो गया कमांड, सी का मतलब हो गया कमांड यानी आदेश, और इसी का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटर यानी समन्वय, और ये सी हो जाएगा आपका कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये क्या हो जाएगा? नियंत्रण। तो इसमें आप देख लो इसमें से क्या रह गया अब? योजना आ गई, संगठन आ गया, समादेश आ गया, बजट निर्माण। ये लुथर गुलिक का है। बजट निर्माण किसका है? लुथर गुलिक का है। चलिए आगे हेनरी फ्योल का ये सूत्र आपने बात कर ली है, प्लानिंग, नियोजन, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेटर और कंट्रोल नियंत्रण, ये सारी बातें हो चुकी है। आइए राजस्थान शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु, राजस्थान शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव REI, REI राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव अर्थात राजस्थान शिक्षा पहल कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ये पूछा गया है। तथ्यात्मक प्रश्न है, सीधा पूछा जाता है 2009 को, 10 को या 11 को, तो या 2005 को। 2004-5 में बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, उन्होंने एक पीपी मॉडल लेकर आए थे। कौन सा मॉडल? पीपीपी मॉडल। प्राइवेट जो प्राइवेट मॉडल था ये, इसमें तो लोगों की सहभागिता के तहत 3 संगठन कार्य कर रहे थे। तो देखिए इसमें कब ये शुरू किया गया? 2005 को। कब शुरू किया गया? 2005 को। 2005 में राजस्थान सरकार पीपी मॉडल लेकर आई, जिसमें मुख्य रूप से 3 सहयोगी थे। क्या थे? 3 सहयोगी थे मुख्य रूप से। एक तो भारतीय उद्योग परिसंघ था CII, काउंसिल इंडियन इंडस्ट्रीज, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, GESCI, GESCI प्लस यूनेस्को। ESCI मतलब क्या है? इसको देख लो आप। ई का मतलब है ग्लोबल, ई मतलब ई स्कूल, एंड सी
कम्युनिटी ऑफ इनिशिएटिव, ये और प्लस यूनेस्को, ये मिलकर सारे तीन मिलकर 2005 में पीपीपी मॉडल लेकर आए शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए, राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव आरई, जो पीछे प्रश्न था इसी की बात है, में असत्य कथन क्या है, इसमें हमें क्या देखना है, असत्य कथन देखना है। तो कौन सा हो गया, इसमें दो प्रकार की कार्यधाराएं आईसीटी व गैर आईसीटी, यानी तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों ही इसमें सम्मिलित होती है क्या, ये बताना है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के तहत संचालित किया जाता है, क्या ये सत्य है। इसका संचालन स्कूल शिक्षा परिषद आरसीएसई द्वारा किया जाता है। यह भारत उद्योग परिसंघ CIIL तथा यूनिसेफ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें से हमें क्या देखना है, असत्य कथन देखना है। पिछले ही प्रश्न में हमने देखा था कि ये भारत उद्योग परिसंघ के साथ साथ यूनेस्को की सहायता से चलाया जा रहा है, यूनिसेफ नहीं है। तो यहाँ ये मिस्टेक होगी, तो हमारा असत्य कथन क्या हो गया, ई हो गया। आगे देखो, पीपी मॉडल में तीन मुख्य सहयोगी थे, कौन कौन से थे, CII काउंसिल इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिसंघ, WEF विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये क्रम नहीं है, फोरम है, और GESCI यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल ई स्कूल कम्युनिटी इनिशिएटिव, ये सभी तीनों मिलकर 2005 में क्या लेके आए, पीपी मॉडल लेके आए, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी था। वर्ष 2017-18 से राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम कौन सा है। कार्यक्रम पूछ रहे हैं, कल ये कार्यक्रम है या क्लिक है, ई ज्ञान है, जलधारा है। देखिए 2017-18 की बात हो रही, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों में कंप्यूटर कौशल को विकसित करना था, छात्रों में क्या करना था, कंप्यूटर कौशल को विकसित करने के लिए इनमें से कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो ये कार्यक्रम चलाया गया आपका वो है क्लिक। कौन सा, क्लिक। तथ्यात्मक प्रश्न है, याद बार बार अभ्यास से करना है। देखो, क्लिक कार्यक्रम 6 से 10 के जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए चलाया गया था, राजकीय विद्यालयों में 6 से 10 तक जो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए चलाया गया था। प्रश्न संख्या 12 देखो, राजस्थान के समस्त विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय का अवलोकन कर विद्यालय को मजबूती प्रदान करने हेतु चलाया गया कार्यक्रम, विद्यालयों को मजबूती प्रदान करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मजबूती चलाने के लिए। थोड़ा सा हिंट है इसमें, देख लो आप, साला संवाद है, साला दर्पण है, साला स्तंभ है, या साला सम्मलन है। तो क्या प्रदान करना है हमें, मजबूती यानी संबल। क्या प्रदान करना है, मजबूती यानी संबल। तो प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा, कार्यक्रम कौन सा हो जाएगा, साला संबलन। कौन सा कार्यक्रम, साला संबलन। चलो आगे, फिर चला गया क्या। राजस्थान सरकार ने राजकीय स्कूलों को नवाचार से जोड़ने के लिए संबलन ऐप भी बनाया, जिसमें स्कूलों को मजबूती प्रदान की जा रही है, मजबूती प्रदान की जा रही है, ये हो जाएगा। चलिए, राजस्थान राज्य के सभी विद्यालय को विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य किया गया, विद्यालय नियोजन कब से अनिवार्य कर दिया गया, ये पूछ रहा है। विद्यालय नियोजन 52-53 से, 64-66 से, या 72-73 से, या फिर 85-86 से विद्यालय में विद्यालय नियोजन। तो ये देखो आप, विद्यालय में विद्यालय नियोजन कब से शुरू कर दिया गया, ये 72 और 73 में कर दिया गया। राजस्थान में विद्यालय नियोजन प्रपत्र की रूपरेखा प्रारूप 1968 ईस्वी में ही निर्धारित कर दिया गया था कुछ विद्यालयों में, परंतु 72-73 से सभी विद्यालयों में नियोजन को लागू कर दिया गया, 72-73 में सभी विद्यालयों में ये लागू कर दिया गया। भारत में सर्वप्रथम विद्यालय नियोजन या संस्थागत नियोजन की अभिशंसा किस आयोग या नीति ने की। तो ये जो विद्यालय नियोजन की जो नीति थी, इसका अभिशंसा किसने की, ये पूछ रहा है। क्या मुदालियर आयोग 52-53 में, या कोठारी आयोग 64-66 में, या हंस मेहता आयोग 64-65 में, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। तो ये आपको बतानी है, में क्या हो जाएगा, ये था आपका कोठारी आयोग 1964 और 66, 1964 और 66। इसे भारतीय भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, किसको, भारतीय शिक्षा आयोग किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, किसको, जो 64 और 66 है, यानी कोठारी आयोग। इसका गठन 1964 में हुआ और इसकी रिपोर्ट 1966 में पेश की गई। अध्यक्ष कौन था, दौलत सिंह कोठारी था। इन्होंने कहा कि कोई भी संस्था हो उसका आधार तल से ही नियोजन होना चाहिए, यानी न कि उसे उस पर प्रक्षेपित किया जाए, यानी कोई भी संस्था है
उस पर नियोजन का कार्य थोपा नहीं जाए। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है? थोपा नहीं जाए, और उसका आधार तल से हो, यानी आधार तल से ही उसका नियोजन होना चाहिए। सर, फिर निम्न कथनों में से कौन सा प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली की विशेषता नहीं है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली, अब देखिए नेतृत्व शैली क्या होता है? कोई संगठन को चलाने के लिए नेतृत्व की तो आवश्यकता होती है। तो नेतृत्व देखो दो प्रकार का होता है, एक तो है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, और एक होता है जो एकतांत्रिक। एकतांत्रिक क्या होगा? एक राजा होगा, एक शासक होगा, उसके आदेश चलेंगे, जो जैसा बोलेगा तुरंत वो जैसा उसने कह दिया वैसा होगा, दूसरे की सुनी नहीं जाएगी, वो एकतांत्रिक हो जाएगा। लोकतांत्रिक में क्या होता है कि सभी का विचार विवेक सुना जाता है, सबके पक्ष लिए जाते हैं, सबसे बातचीत की जाती है, फिर जैसा आदेश होता है वैसा किया जाता है। तो इससे संबंधित ये पूछ रहा है कि विशेषता नहीं है किसकी? प्रजातांत्रिक की। इसमें आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल इसमें आत्मानुशासन पर बल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अनुशासन में दिखावा नहीं होता। प्रजातांत्रिक जो नेतृत्व शैली होगी वो आत्मा से अनुशासन किया जाएगा, उसमें दिखावा नहीं होगा। इसमें सभी को व्यक्तिगत विकास का अवसर मिलता है, बिल्कुल सही है। इसमें नेता अपने ज्ञान बुद्धि व अनुभव के आधार पर शासन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें बाहरी अनुशासन पर बल दिया जाता नहीं। बाहरी अनुशासन पर कहाँ बल दिया जाता है? एकतांत्रिक में। कहाँ दिया जाता है? एकतांत्रिक में। क्यों? क्योंकि दिखावा होता है ना एकतांत्रिक पर। एकतांत्रिक में देखो एक राजा होता है, उसने जो जैसा कह दिया वैसा मान्य होगा, तो बाहरी फिर अनुशासन सारे दिखावटी तो करेंगे। आगे चलते हैं। बाहरी अनुशासन पर बल एक तांत्रिक नेतृत्व शैली में दिया जाता है। एक तांत्रिक शैली को निरंकुश शैली, सत्तावादी शैली, निर्देशक शैली व तानाशाही शैली भी कहा जाता है। चलिए आगे। निम्नलिखित में कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है। अब देखो कंप्यूटर सहायक टेक्नोलॉजी ये क्या है? कंप्यूटर सहायक टेक्नोलॉजी अनुदेशन जो है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशक है ना, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, ये अभिकर्मित अनुदेशन का एक भाग है। क्या? अभिकर्मित अभिकर्मित अनुदेशन। अभिकर्मित अनुदेशन जिसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक एफ स्किनर। एफ स्किनर ये इसके प्रतिपादक है। अब इसको चार भाग हैं, इसके क्या चार भाग हैं? इसके चार भाग हैं, अभिकर्मित अनुदेशन के चार भाग हैं। पहला कौन सा? रेखीय अभिकर्मित। रेखीय अभिकर्मित जो कि 1954 में दिया गया। दूसरा शाखीय अभिकर्मित। शाखीय अभिकर्मित जो कि 1960 में दिया गया। तीसरा अवरोही अभिकर्मित। अवरोही अभिकर्मित ये कब दिया गया? 1962 में। और चौथा था कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक। कंप्यूटर सहायक ये कब दिया गया? 1965 में। लॉरेंस टूलोरो और डेनियल डेविस ने। इसके प्रतिपादक कौन थे? अब इसके प्रतिपादक देखो आप। रेखीय प्रतिपादक कौन? पीएफ स्किनर। साक्ष्य के नॉर्मन एंड क्राउड। नॉर्मन एंड नॉर्मन एंड क्राउड इसका है नॉर्मन एंड क्राउड, किसके? साक्ष्य के। और अवरोही के है गिलबर्ट। अवरोही के कौन? गिलबर्ट। और कंप्यूटर सहायक के 1965 में इसके है लॉरेंस टूलेरो और डेनियल डेविस। ये चार प्रकार थे किसके? अभिकर्मित अनुदेशन के। इसी में से ये चौथा प्रकार है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का। इसमें ये पूछ रहा है कि प्रयुक्त टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हार्ड टेक्नोलॉजी तो होते हैं कंप्यूटर के, हार्डवेयर जो सिस्टम होते हैं वो। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी भी है। कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी क्या होता है? इसको प्रोग्रामर कहते हैं। जो इसमें जो हमारी अनुदेशन सामग्री तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर कहते हैं। और वही कोर्सवेयर टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो इसमें क्रिएटिव टेक्नोलॉजी ये उत्तर हो जाएगी, ये नहीं है, ये इसका प्रकार नहीं है। देखो इसको कंप्यूटर जो सहायक अनुदेशन है ना, इसको दो नामों से पुकारा जाता है, CAI और CAL। कंप्यूटर असिस्टेड जो लर्निंग और ये इंटरेक्शन, असिस्टेड इंटरेक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, दोनों ही नामों से इसको पुकारा जाता है। CI के तीन उपागम है, हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और कोर्सवेयर उपागम। इसका संबंध सॉफ्टवेयर का कार्यक्रम तैयार करने वाले प्रोग्रामर से है। इसको कहते हैं कोर्सवेयर उपागम। कंप्यूटर में जो अनुदेशन सहायक सामग्री हमारी तैयार करता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर कार्यक्रम तैयार करने वाला कोर्सवेयर उपागम। समझ में आई बात? चलिए आगे। निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है?
यहाँ भाषा से संबंधित प्रश्न है, और भाषा से संबंधित कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है। तो इसमें देखो, लोगो ये भाषा है, कोबोल है, जावा है, कोस्मो है, ये हमें बताना है इसमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें से क्या होता है कि कंप्यूटर से संबंधित कई बार आईसीटी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, इनको बार बार अभ्यास के माध्यम से हमें करना होता है। इसकी 6-7 एक भाषाएं हैं, उनको हमें ध्यान में रखना होगा। अक्सर प्रश्न यही पूछा जाता है कि उसमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो हम इसकी भाषा देख लेते हैं कि कौन कौन सी है। इसका उत्तर ये कोस्मो भाषा हो जाएगा, बाकी ये तीनों ही कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषा है ये देखो, पास्कल, फोर्ट्रॉन ये भी कंप्यूटर की भाषा है, अलगोल बेसिक ये भी कंप्यूटर की भाषा है, कोमाल ये भी है, प्रोलाग C++ ये भी है, स्नोबॉल और ईटीसी के अलावा भी कुछ भाषाएं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर www अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका आशय है, क्या आशय है, क्यों करते हैं www.com हम इस प्रकार का करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या वर्ल्ड वाइड रेसलिंग है, या वर्ल्ड वाइड वॉकिंग है, या वर्ल्ड वाइड वेब है, या वर्ल्ड वाइड 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 है? इसमें से हमें बताना है कौन सा, इसका क्या मतलब क्या है। सीधा सा अर्थ यही है, इसका मतलब हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। क्या उत्तर हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए, प्रक्रिया सामग्री यानी सॉफ्टवेयर, क्या पूछ रहा है ये? प्रक्रिया सामग्री, यहाँ जाने का प्रयास किया है शब्दावली में। प्रक्रिया सामग्री किसको कहते हैं? सॉफ्टवेयर को कहते हैं। तो उपागम का उदाहरण नहीं है, क्या नहीं है? क्या प्रक्षेपक सॉफ्टवेयर है? कंप्यूटर संगठन एवं कुंजी फलक यानी कीबोर्ड ये सॉफ्टवेयर है? अनुदेशन ये सॉफ्टवेयर है? या प्रिंटिंग यानी छपाई वाली मशीन ये भी सॉफ्टवेयर है? तो कंप्यूटर के हमें पता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में लगभग जो बाहरी जो उपकरण होते हैं वो आते हैं। तो प्रक्षेपण का अर्थ क्या होता है? प्रोजेक्टर, तो क्या कहते हैं? प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो ऐसा कहा जाता है। कंप्यूटर एवं कुंजी फलक इसको कीबोर्ड कह देते हैं। अनुदेशन ये प्रक्रिया हो गई, प्रिंटिंग वाली मशीन ये अलग हो गया। तो ये तीनों ही क्या हो गए? हार्डवेयर। ये क्या हो गया? हमारा सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI की किस दशक में शुरुआत हुई? ये पूछ रहा है, किस दशक में शुरुआत हुई कंप्यूटर सहायक की? 1980 में हुई, 1960 में हुई, या 1940 में हुई, या 1990 के दशक में हुई? तो कंप्यूटर सहायक हमने देखा था, कंप्यूटर सहायक जो ये अभिकर्मित का चौथा भाग था। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन का ये चौथा भाग था। पहला भाग था रेखीय, जो कि 1954 में आया था, किन्नर इसके प्रतिपादक थे। दूसरा साक्ष्य था, साक्ष्य जो 1960 में आया था, इसके नॉर्मन क्राउडर थे। तीसरा था अवरोही, अवरोही अभिकर्मित अनुदेशन, अनुदेशन इसके प्रतिपादक थे 1962 में आया था। इसके प्रतिपादक थे गिलबर्ट, कौन थे? गिलबर्ट। चौथा था कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI या CAL, CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन, दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। तो ये चौथा ये था। इसका प्रतिपादक कौन था? 1965 में आया था ये, और इसका प्रतिपादक था लॉरेंस टूलोरो, लॉरेंस टूलारो एंड डेनियल डेविस, डेनियल डेविस ये था। डेनियल डेविस ये किसका था 1965 में? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का। तो ये 1960 के दशक में का उत्तर हो जाएगा। चलिए, कंप्यूटर असिस्टेड इंटरेक्शन हमने बात की, ये दो नामों से पुकारा जाता है, CAI और CAL, AI और CAL। प्रतिपादक लॉरेंस टूलोरो व डेनियस डेविस 1965 में। इसमें कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन प्रदान किया जाता है, यानी कंप्यूटर की सहायता से सीखा जाता है। इसमें रेखीय व साक्ष्य अभिकर्मित अध्ययन का प्रयोग होता है। इसमें रेखीय और साक्ष्य प्रक्रिया भी चलती है। इसमें छात्रों को प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रदान किया जाता है, ये बात भी इसमें है। अब देखो आप, विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अध्ययन अप टू डेट बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी? देखिए, विद्युत मस्तिष्क किसको कहेंगे हम? एक तो मानव मस्तिष्क है। विद्युत मस्तिष्क क्या हो जाएगा? सीधा सा हो जाएगा, विद्युत मस्तिष्क क्या है? कंप्यूटर। ये अपडेट डाटा अपडेट रखता है। चलिए, आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन
आधुनिक अभिकर्मित अनुदेशन की उत्पत्ति का कारण, अभी हमने 3 प्रश्नों के माध्यम से यही पढ़ा है कि अभिकर्मित अनुदेशन है वो 2 जगह काम में लेता था। शिक्षा मनोविज्ञान में तो इसका कौन हो जाएगा, बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत स्किनर, बीएफ स्किनर, क्रिया प्रसूत इन्होंने दिया था, उसी पर आधारित है। आईसीटी में भी ये पढ़ा जाता है कंप्यूटर सहायक के रूप में। तो इसका जो है अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीक दोनों ही है, अधिगम का मनोविज्ञान व तकनीक, ये दोनों ही इसके उत्तर हैं। चलिए, अभिकर्मित अनुदेशन, कार्यक्रमित सीखना। ये देखिए इसका 2 नाम है, महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अभिकर्मित अनुदेशन को कार्यक्रमित सीखना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यक्रमित सीखना। इसी को ही प्रोग्रामेड लर्निंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं, प्रोग्रामेड लर्निंग। इसके प्रतिपादक जो है वो बीएफ स्किनर हैं। इसमें अधिगम सामग्री को छोटे छोटे खंडों में पढ़ा जाता है। फर्म होते हैं छोटे छोटे कंप्यूटर साइक में, पहले फर्म को बच्चा जब पूरा करता है तो दूसरा फर्म खुलेगा, फिर तीसरा, इस प्रकार पढ़ा जाता है छोटे छोटे में। इसमें टीचिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो बच्चा होता है वो स्व अध्यय करता है, स्व मूल्यांकन करता है, खुद ही पढ़ता है, खुद ही मूल्यांकन करता है। जब वो पहला स्टेप पूरा करेगा तभी उसके सामने दूसरा स्टेप आएगा। इस प्रकार इस अभिकर्मित अनुदेशन में कार्यप्रणाली चलती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसमें एक शिक्षक बहुत सी कक्षाओं को प्रबंधित कर लेता है, क्योंकि शिक्षक का तो इसमें काम मात्र और मात्र क्या है, एक मार्गदर्शक का है। काम बाकी किस पे चलता है, कंप्यूटर अनुदेशक पे चलता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है। मोडेम का पूरा नाम क्या है, आईसीटी के प्रश्न चल रहे हैं, तथ्यात्मक प्रश्न है, बार बार अभ्यास इन्हें हमें करना है। मोडेम का पूरा नाम क्या है, क्या मॉड्यूलेटर डिस्क है, क्या मीडिएटर डिस्क है, क्या मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कह देंगे, या मीडियम या डिवाइस इसको कह देंगे। क्या इसका पूरा नाम क्या आ जाएगा मोडेम का, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तथ्यात्मक प्रश्न है, बार बार अभ्यास से आएंगे। सैटेलाइट इंटरेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट कब शुरू किया गया, ये भी तथ्यात्मक है, सीधा पूछा है, डेट पूछ ली जाती है, कब शुरू किया गया। 1 अगस्त 1975 को, 9 नवंबर 1980 को, 20 जून 1975 को, 17 अगस्त 1990 को। तो हमें क्या याद रखना है, 1 अगस्त 1975 को क्या शुरू किया गया, साइट शुरू किया गया जिसका पूरा नाम सैटेलाइट इंटरेक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है। चलिए, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है। देखिए, आईसीटी के प्रश्न चल रहे हैं, तथ्यात्मक प्रश्न है, हमने बार बार बात करें, अभ्यास से इन्हीं प्रश्नों को किया जाता है। विंट करफ को कहा जाता है, वुडनर को, जेम्पा को, या डमविल को। किसको कहेंगे, इंटरनेट का फादर। इंटरनेट का फादर कौन हो जाएगा, विंट करफ। चलिए, भारत में जैव विविधता, साइंस के कुछ प्रश्न आ गए हमारे फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में। 9 से 10 जो विषय है उनको मेंशन किया गया है। प्रश्न हालांकि केवल आते हैं 4-4, 5-5 प्रश्न, साइंस के भी 4-5 प्रश्न आएंगे, देखते हैं इनको। भारत में जैव विविधता, देखिए जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता की बात करें, जैव विविधता, तो ये शब्द सबसे प्रथम, सर्वप्रथम ये शब्द दिया किसने, सर्वप्रथम ये शब्द दिया वाल्टर वाल्टर जी रोसेन ने, वाल्टर जी रोसेन ने। अगर बात करें जैव विविधता की अवधारणा, ये 1985 की बात है भाई। 1985 में सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द किसने दिया, वाल्टर जी रोसेन ने। 1986 में जैव विविधता की अवधारणा, जैव विविधता की अवधारणा पूछ ले, अवधारणा किसने दी, तो वो था एडवर्ड एडवर्ड विल्सन, एडवर्ड विल्सन। ये 1986 में। सर्वप्रथम 2 प्रश्न है, पहला पूछ लीजिए जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वाल्टर जी रोसेन ने। अवधारणा पूछ ले तो एडवर्ड विल्सन ने। जैव विविधता जो है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 2011 से 2020 का जो 2020 का जो दशक है उसको जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है। 2011 से 2020 का दशक जैव विविधता दशक के रूप में मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 1985 में सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया था, इसकी अवधारणा है वो एडवर्ड जो है विल्सन ने दी थी। ये पूछ रहा है दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र नहीं कौन सा है, तो निम्न में से कौन सा है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, या बंगाल की खाड़ी। तो देखिए भाई, जैव विविधता पाई कहाँ जाती है, जहाँ उच्च वर्षा हो, जहाँ उच्च तापमान हो, वहाँ जैव विविधता पाई जाती है। तो ये हो जाएगा इसका
पश्चिम घाट। क्या हो जाएगा? पश्चिम घाट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कीजिए? विचार कीजिए। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है क्या? ये हमें देखना है। केवल उष्णकटिबंधीय में स्थित है क्या? भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है क्या? उपरोक्त कथनों में से कौन सी कथन सही है? इसमें सही पूछा है। केवल एक सही है, केवल दो, दो और एक, न एक और न दोनों, या दोनों ही तथ्य क्या है? बिल्कुल मिथ्या है। ये हमें देखना है। तो देखो एक बात है यहाँ पर, अगर यहाँ पर केवल की बात करें, ये एक जैव विविधता है, तो डाइवर्सिटी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो केवल हम कह दें कि उस कटिबंधीय में है, ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि पूर्वी हिमालय, पश्चिम हिमालय, संपूर्ण भारतीय हिमालय जो है उसमें भी जैव विविधता हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा समुद्रों में भी, इसके अंडमान निकोबार काफ़ी जगह है। उष्ण कटिबंधीय का नाम ले दें तो ये सही नहीं होगा। भारत में 4 जैव हॉटस्पॉट, या पूर्वी हिमालय या पश्चिम हिमालय, अंडमान निकोबार, इसमें भी जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरा दोनों ही दिया है, इसमें पूरे हिमालय में है। हिमालय जो भारत, नेपाल, चीन और म्यांमार इन देशों में फैला है, तो केवल इसी पूर्व या पश्चिम को कह देना भी उचित। तो इसका न तो एक सही है और न ही दो सही है, दोनों ही तथ्य क्या है? सही नहीं है। IUCN, IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन इन नेचर। रेड लिस्ट इसमें से मदद करती है। यानी IUCN की जो रेड लिस्ट है वो किस लिए बनाई गई है, वो हमें देखना है। प्रवासी पक्षियों की व्यापक सूची के लिए, केवल जनसंख्या या भौगोलिक वितरण करने में, उपजाऊ भूमि का रेगिस्तान में रूपांतरण करने में, या पादप और पशु प्रजातियों को विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति आंकलन करने में। IUCN का क्या कार्य है? तो वो है पादप और पशु प्रजातियों की विश्वव्यापी संरक्षण स्थिति को आंकलन करने के लिए IUCN का प्रयोग किया जाता है। इसका संगठन कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पॉलिटिकल के प्रश्न आ गए हैं, तो देखो आप। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC, सिविल विजिलेंस कमीशन के संबंध में असत्य कथन। सिविल विजिलेंस कमीशन के बारे में असत्य कथन बताना है। क्या है? इसका गठन संस्थान संथानम समिति 1962-64 की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 में किया गया। क्या ये बात सत्य है? केंद्रीय सतर्कता आयोग विधिक निकाय क्या होता है? गैर संवैधानिक, यानी जिसका निर्माण संविधान में किया जाता है, कानून बनाकर। संविधान में, संसद में कानून बनाकर किया जाता है, संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं होता। ये स्वतंत्रता एवं स्वायत्त निकाय है क्या? केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय हरियाणा में है क्या? इसकी संरचना बहुसदस्यीय निकाय 1+1+2 है। इसमें से हमें क्या देखना है? असत्य कथन देखना है। देखिए क्या है, पीवीसी क्या है? सिविल विजिलेंस कमीशन जो है, वो सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के जो भ्रष्टाचार से संबंधित जांच करने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। क्या? सीवीसी, इसे हम केंद्रीय सतर्कता आयोग कह देते हैं, जिसे सिविल विजिलेंस कमीशन भी कहा जाता है। अगर इसका संविधान में उल्लेख हो, अनुच्छेद में उल्लेख हो, तो ये संवैधानिक संस्था होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि क्या है? संसद द्वारा इसका निर्माण किया गया है। संसद द्वारा जो निर्माण किया जाता है, वो एक क्या संस्था होती है? सांविधिक निकाय होता है। कौन सा विधायी निकाय होता है? संविधिक, यानी गैर संवैधानिक, यानी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र एवं स्वायत्त निकाय तो है, स्वतंत्र तो है ये, तभी तो कार्य करेगा। आयोग का मुख्यालय हरियाणा में नहीं भाई, हरियाणा में नहीं हो सकता। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो हमारा ये तथ्य गलत हो गया। इसकी संरचना बहुसदस्यीय निकाय है, 1+2 सदस्य, इसमें 1+2 है, तो ये केवल 4 जो हमारा तथ्य है वो बिल्कुल गलत हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा में है। ये विशेष तथ्य, केंद्रीय सतर्कता यानी सिविल विजिलेंस कमीशन के बारे में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी कहते हैं, का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय सतर्कता आयोग कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ये कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में विचार करें। अब ये राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना पूछे ना, तो 31 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राष्ट्रीय महिला आयोग की। यह संवैधिक निकाय है,
वही पहले वाली बात, संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा गठित है। यह परामर्श कार्य सलाहकार निकाय, इसकी सलाह सरकार के द्वारा बाध्यकारी है क्या? इसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त है, जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नोडल मंत्रालय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसका गठन 31 जनवरी 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 3 के तहत किया गया। कूट से हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। क्या करना है? कूट से असत्य कथन की पहचान करनी है। केवल 5, केवल 2, केवल 1, कोई नहीं सत्य है, कोई कथन असत्य नहीं। क्या है ये? महिला राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी 1992 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थी? प्रथम अध्यक्ष पूछे तो वो थे जानकी पटनायक। जानकी पटनायक। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। इसका क्या असत्य हो जाएगा? जो है वो बाध्यकारी है। ये देखो, इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी, ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए महिला राष्ट्रीय आयोग का जो सुझाव है, ये सुझावकारी एक संस्था है, सुझाव दे सकती है, लेकिन इसका वो बाध्य नहीं है। तो इसमें केवल 2, ये क्या है? क्या उत्तर हो जाएगा? आगे, यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य, एक सचिव, कुल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7। ये एक परामर्शकारी एवं सलाहकारी निकाय है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी नहीं है, अभी सलाह सुझाव दे सकती है। ये महिलाओं से संबंधित जो मुद्दे उन पर सुझाव दे सकती है, संस्था का निर्माण कर सकती है, लेकिन इसके सुझाव बाध्य नहीं होंगे। चलिए, राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग है जो जो अनु भाग हमारा 17, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेके 351 तक राजभाषा का उल्लेख है, और 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का प्रावधान है। तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं हम। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है। राजभाषा का उल्लेख 343 से 352 तक है क्या? राजभाषा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। मुंशी अयंगर फार्मूला का संबंध राजभाषा से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 के पीजी खेर, बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में हुआ। कूट के माध्यम से सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? कूट के माध्यम से सत्य कथन। सभी कथन सत्य हैं क्या? सभी कथन असत्य हैं। केवल कथन 2 असत्य है। कुछ भी कहना उचित नहीं। क्या बताओ, क्या करें अब इसका? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, देखो यहाँ ये गलती इसने की है। 343 से लेके 352 नहीं है, जबकि 352 से 360 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसलिए 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है? राजभाषा का उल्लेख है। 344 में क्या है? राजभाषा आयोग का प्रावधान है। और प्रथम जो राजभाषा आयोग है वो 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में, बाल गंगाधर के खेर की अध्यक्षता में बनाया गया था। और इसके अलावा जो है वो मुंशी अयंगर फार्मूला का संबंध भी राजभाषा आयोग से है। बात का हमें ध्यान रखना है। संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 की राजभाषा का प्रावधान है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। इसे हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है? अब ये वित्त आयोग पूछ रहा है, राष्ट्रपति से वित्त आयोग की नियुक्ति से 200 या 280, अनुच्छेद 250 या अनुच्छेद 370। तो ये तो आप काट सकते हो। अनुच्छेद 370 तो क्या है? जम्मू कश्मीर से संबंधित थी, जो अभी 2019 में जिसको हटा दिया गया, ये तो कट ही गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? 280। वित्त आयोग क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष या 5 वर्ष से पूर्व भी वित्त आयोग की गठन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, जिसमें क्या है कि संबंधित राज्य से वित्त का प्रावधान किया जाता है। चलिए, केंद्रीय वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग 12 के अनुच्छेद 280 में है। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष या उपरांत या आवश्यकता पड़ने पर 5 वर्ष से पूर्व भी केंद्रीय वित्त आयोग का गठन कर सकता है, संसदीय अधिनियम 1951 के तहत। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब आ गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। देखो, इसमें सारे आयोग ले लिए गए हैं, सारे तो नहीं लिए हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में लगभग 10 से 12 आयोग हैं। उसमें से कुछ आयोगों के प्रश्न हमने इस बार लिए हैं, कुछ के अगली बार लेंगे। धीरे धीरे सारे आयोगों को हम कंप्लीट कर लेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता। देखो इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन पूछ ले कब होता है, तो 12 अक्टूबर 1992 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष पूछे, राष्ट्रीय मानवाधिकार का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका था रंगनाथ मिश्र। प्रथम अध्यक्ष कौन था? रंगनाथ मिश्र। और वर्तमान में पूछ ले, वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र। अरुण कुमार मिश्र ये वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार का अध्यक्ष है। क्या बता दिया मैंने? 92 नहीं 93, 1993। मानवाधिकार क्या है? 1993। तो इसमें एक चयन समिति होती है। चयन समिति में 6 सदस्य होते हैं। कौन कौन से होंगे? ये एक नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसमें चयन समिति होती है और उसमें एक प्रधानमंत्री होता है। चयन समिति में प्रधानमंत्री होता है, पीएम। गृह मंत्री होता है, एक होता है गृह मंत्री। और इसके अलावा विपक्ष, विधानसभा यानी लोकसभा, लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के विपक्ष का नेता, विपक्ष का अध्यक्ष। राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति। और राज्यसभा का विपक्ष का सभापति। देखो लोकसभा के अध्यक्ष और विपक्ष का अध्यक्ष दोनों दो वो हो गए। राज्यसभा का उपसभापति और विपक्ष का सभापति दो वो हो गए। और एक हो गया गृह मंत्री और एक हो गया प्रधानमंत्री। 6 सदस्य चयन समिति के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो हम देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष तो इसमें होगा। राज्यसभा का सभापति होगा क्या? नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यहाँ नहीं होगा। तो उत्तर ये हो जाएगा। लोकसभा का विपक्ष का नेता तो इसमें होता है, राज्यसभा का विपक्ष का नेता भी इसमें होता है। दोनों सदनों के, देखो संसद 3 सदनों से मिलकर बनती है। 2 सदन हो गए लोकसभा और राज्यसभा, एक हो गया राष्ट्रपति, तीनों को मिलकर संसद बनती है। इसमें से दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा का तो लोकसभा का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता दो वो हो गए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, सभापति दो वो हो गए। 4, एक गृह मंत्री एक प्रधानमंत्री। 6 सदस्य इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए, राज्यसभा का सभापति चयन समिति का सदस्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता। सीधा सा प्रश्न यही पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु चयन समिति 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रधानमंत्री जो कि इसका अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा के विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा का उपसभापति होता है, और राज्यसभा का विपक्ष का नेता होता है। ये 6 सदस्य होते हैं। इसके माध्यम से इसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए, अब आ गया राजस्थान जी के फर्स्ट पेपर के जो प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें काफी विषय जोड़े गए हैं। समान चाहिए सभी विषयों का, इसलिए सारे मेंशन कर दिए। राजस्थान जी के, भारत की पॉलिटिकल साइंस, मैथ, रीजनिंग, तो सभी का मिश्रण यहाँ पे पाया जाएगा। रोपवे तथा जिले से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है राजस्थान। क्या कह रहा है? प्रथम रोपवे कहाँ और कब? द्वितीय रोपवे कहाँ और कब? चौथा रोपवे कब? और छठा रोपवे कब? ये पूछ रहा है। तो कौन सा ये गलत है इसमें? ऐसा थे पूछा ना, ऐसा थे। प्रथम रोपवे राजस्थान में सुंदा माता जालोर में 2006 में शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2006 में। लगभग 800 मीटर इसकी ऊंचाई थी। हालांकि ऊंचाई से संबंधित प्रश्न नहीं आता, हालांकि थोड़ा याद रखना होता है। 2000 से 800 इसकी ऊंचाई थी सुंदा माता मंदिर में। दूसरा जो है वो इच्छापूर्ण उदयपुर में करणी माता मंदिर में 2008 में 390 मीटर उसकी लंबाई थी, संबंधित दूसरा था। तो दूसरा यहाँ पे हमारा गलत हो गया। तीसरा सावित्री माता मंदिर था अजमेर में, जो कि 700 मीटर के लगभग उसकी लंबाई थी, और 2016 में इसको लगाया गया था, 2016 में। चौथा आता है सामोद के हनुमान जी, जो कि जयपुर ग्रामीण में है। सामोद के हनुमान जी जयपुर ग्रामीण में 2019 में लगाया गया था, 380 के लगभग इसकी लंबाई है। ये चौथा था। पांचवें है खोले जी के हनुमान जी, जो कि जयपुर शहर में
जयपुर शहर में है, 5वें है। और छठे हैं वो नीमच माता मंदिर उदयपुर में है। तो ये हमारा रोपवे से संबंधित दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा है वो कौन सा है, इच्छापूर्ण करनी माता उदयपुर वाला है, 2008 में लगाया गया था, 390 उसकी लंबाई है। चलिए आगे, पर्यटन नीति व वर्ष असुमेलित है। प्रथम पर्यटन नीति 1999 में आई थी क्या? द्वितीय पर्यटन नीति 2007, नवीनतम पर्यटन नीति 2020, नवीनतम इको टूरिज्म नीति 2021 में से हमें क्या ढूंढना है? असुमेलित। क्या ढूंढना है? असुमेलित। तो प्रथम पर्यटन नीति हमें पता है जो है वो 27 सितंबर 2001 को आई थी। कब आई थी? 27 सितंबर 2001 को। 2001 को। तो ये हमारा तथ्य क्या हो गया? गलत हो गया। द्वितीय पर्यटन जो नीति है वो 2007 में, नवीनतम पर्यटन नीति है वो अभी 2020 में 2020 में आई थी। और नवीनतम इको जो टूरिज्म नीति है वो 2021 में भी आई, और ये प्रकार से हो जाएगा। चलिए, राजस्थान की वर्तमान 16वीं विधानसभा के पर्यटन मंत्री कौन है? अभी 16वीं विधानसभा के पर्यटन मंत्री कौन है? पर्यटन मंत्री पूछा है। प्रेमचंद बेरवा, दिया कुमारी, राजेश सिंह या मंजू बागमार, इसमें से हमें बताना है। तो प्रेमचंद बेरवा की बात करें तो ये दूदू जिले के विधानसभा क्षेत्र से आए थे। और सर्वप्रथम सर्वप्रथम दूदू विधानसभा क्षेत्र का ही परिणाम आया था। और सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जीतने वाले कौन थे? प्रेमचंद बेरवा थे। इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, सॉरी, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री बनाया गया है। और इनके पास विभाग की बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग इनके पास है। इसके अलावा तकनीक शिक्षा विभाग भी इनके पास है। इसके अलावा आयुर्वेद शिक्षा ये भी इनके पास है। इसके अलावा होम्योपैथी विभाग भी इनके पास है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा परिवहन विभाग भी इनके पास है। तो ये सारे तो प्रेमचंद जी बेरवा के पास में है। और ये दूदू से आए थे। इन्होंने बाबूलाल नागर जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको हराकर इन्होंने सबसे पहले इसी सीट पर परिणाम आया था। बात करें दिया कुमारी की, तो ये पहले राजसमंद से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इस बार इनको जयपुर की विद्यानगर विधानसभा सीट से लड़ाया गया। और सबसे ज्यादा लगभग 72,000 वोटों से सबसे ज्यादा 72,000 वोटों से जीतकर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली ये प्रत्याशी थी। और विद्यानगर से ये चुनाव जीत कर आई। और इसके अलावा इनके पास पर्यटन, वित्त मंत्रालय और कला साहित्य संस्कृति विभाग और इसके साथ साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग भी दिया कुमारी जी के पास है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिया कुमारी जी। गजय सिंह राजपुरोहित और मंजू बागमार ये जायल से हैं। इनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। साबरमती नदी की सहायक नदियां, ये साबरमती जो नदी है उसकी सहायक नदी पूछ रहा है। क्या एराव, एरन, सगाई, सागी ये है? पार्वती, काली, चंबल की, ये तो उधर रहेगी चंबल की। वाक्कल, हतमती, मेशवा, वेत्रक या सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी, ये तो लूणी नदी की है। सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, लीलड़ी ये सारी क्या है? लूणी की। हमें क्या पूछ रहा है? साबरमती की। एराव, एरन, सगाई, सागी ये भी इसकी नहीं है। पार्वती, काली, सिंध ये उधर चंबल की तरफ रहेगी। वाक्कल, हतमती, मेशवा, वेत्रक, सेई सेई जाजम ये सारी किसकी है? साबरमती की है। ये उदयपुर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से निकलकर सिरोही होते हुए खंबात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिल जाती है साबरमती। चलिए, राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मिट्टियां पाई जाती है। ये राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न आ गया। इंसेप्टिसोल्स कहाँ पाई जाएगी? जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सिरोही सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या उपयुक्त में सभी जिले। तो देखिए इस प्रकार की ये थोड़ा वैज्ञानिक जो विवरण है, वैज्ञानिक विभाजन किया गया है। जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां, अलवर अलवर दीग, भरतपुर, खेरथल, तिजारा, यहाँ तो कौन सी पाई जाती है? एल्फिसोल्स। कौन सी? एल्फिसोल्स यहाँ पाई जाती है। एल्फिसोल्स बात का हमें ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले रेवेरिना थायरोजेक्स ये कहाँ पाई जाती है? रेवेरिना रेवेरिना साइरोजेक्स ये गंगानगर जिले में कहाँ पाई जाती है? गंगानगर जिले में।
जिप्सी फेयर्स की बात करें, जिप्सी फेयर्स, फेयर्स ये बीकानेर में, ये बीकानेर में। अगर बात करें हम केल्सी ब्राउन, केल्सी ब्राउन, केल्सी ब्राउन, तो ये बीकानेर और जैसलमेर में, बीकानेर प्लस जैसलमेर में। वर्टिसोल्स की बात करें, वर्टिसोल्स, वर्टिसोल्स तो ये हाड़ौती क्षेत्र में, वर्टिसोल्स कहाँ पाई जाती है, आरटी। एंटीसोल्स की बात करें, एंटीसोल्स तो ये पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में। तो ये क्या पूछ रहा है, इंसेप्टी पूछ रहा है, तो भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, झुंझुनू तो नहीं होगा, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, इसमें इंसेप्टी। तो ये सारी बातें हमने कर ली। कैल्सी ब्राउन बीकानेर जैसलमेर में, एल्फिसोल्स जयपुर, अलवर, डीग, खेरथल, दौसा इधर, और रेवेरिना साइरोजेक्स ये गंगानगर में, जिप्सी फेर्स बीकानेर में, कैल्सी ब्राउन बीकानेर और जोधपुर में, वर्टिसोल्स हाड़ौती में, और एल्फिसोल्स उसमें। इस प्रकार से ये वर्गीकरण हो गया। निम्न में से वह शिलालेख, अब शिलालेख के बारे में प्रश्न आ गया है साइंस हिस्ट्री से। शिलालेख जिसमें महाराणा कुंभा को एक विजेता शासक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक, धर्मपरायण, न्यायप्रिय एवं प्रजा सेवक बताया गया है। तो कुंभा एक बहुत ही प्रतापी शासक थे। 1433 से लेके 1468 तक इनका कार्यकाल रहा था। बहुत ही, इनके पिता की बात करें तो महाराणा मोकल थे, महाराणा मोकल थे, जिनको जिनको पंवार और इस प्रकार से वो चाचा मेरार, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। माता की बात करें तो ये सौभाग्यवती थी, इनकी माता थी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती प्रतापी शासक थे 1433 से 1468 में। और इसकी युद्धों की थोड़ी सी बात करते हैं। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। महमूद खिलजी मालवा का शासक था प्रथम को लेकर, और सारंगपुर का युद्ध जीतने के बाद इन्होंने विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में बनवाया था। उसके बाद में आवल बावल की संधि हुई थी 1453 में, 1453 में आवल बावल की संधि, वो रणमल और इनके बीच में महाराणा शासक कुंभा और मारवाड़ के शासक को लेकर आवल बावल की संधि हुई थी। इसके अलावा चंपारण गुजरात में पड़ता है, चंपारण संधि भी हुई थी, चंपारण संधि भी हुई थी। वो कब हुई थी, 1456 में चंपारण संधि हुई थी, 1456 में चंपारण संधि हुई थी। और 1457 में बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध हुआ था, बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध हुआ था, जो कि कुतुबुद्दीन और महमूद, जो खिलजी प्रथम था, ये दोनों मिलकर आए थे, दोनों को हरा दिया था बदनौर भीलवाड़ा में। किसने, महाराणा कुंभा ने। तो बहुत ही प्रतापी शासक थे, इसलिए इनको क्या कहा गया कि इसमें रणकपुर प्रस्तुत, इसमें रणकपुर में। अब बात करें कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख होता है एक शिलालेख या कि अन्य पर एक शासक के बारे में विवरण लिखा हुआ। एक होता है प्रशस्ति, प्रशस्ति में किसी एक ही राजा या प्रशासक का विवरण या प्रशंसा लिखी गई होती है। ये आगे चलते हैं। संस्कृत अभिलेख, अगर भारत राजस्थान में बात करें कि राजस्थान का सर्वप्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है, तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बीकानेर, जूनागढ़ अभिलेख बीकानेर, जिसमें सुदर्शन झील को लेकर जानकारी मिलती है। ये हो गया। चलिए, रिको की स्थापना 1980 में की गई। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई। राजसिको राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई। राजस्थान हथकरघा की स्थापना 1983 में की गई। रूडा, जिसे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, स्थापना कब 1995 में की गई। ये सारे कथन हमें बताने हैं कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो सारे ही जो तथ्य हैं वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सत्य है, 100% सही है। रिको की स्थापना 1980 को ही की गई थी। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। राजसिको, जिसे राजस्थान लघु उद्योग निगम कहते हैं, 1961 में था। राजस्थान हथकरघा की स्थापना 1984 में थी। रूडा, जिसे ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण कह देते हैं, 1995 में था। तो सारे के सारे जो तथ्य हैं वो क्या है, बिल्कुल सत्य हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 40, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के बारे में असत्य कथन। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के बारे में हमें क्या देखना है, असत्य कथन देखना है। यह कॉरिडोर, यह कॉरिडोर, यह कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। यह कॉरिडोर राजस्थान में धौलपुर जिले से गुजरता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का हिस्सा है। यह एशियन विश्व बैंक की सहायता से संचालित है। इसमें से हमें
असत्य कथन देखना है। थोड़ी सी बात करते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की उत्तर दक्षिण की कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर की अगर बात करें तो यहाँ श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH 44 पर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है। यह राजस्थान के भी एक जिले से प्रवेश करता है, और वो कौन सा जिला हो गया? धौलपुर। धौलपुर में इसकी जो लंबाई है वो 28 किलोमीटर के लगभग है। और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है। और ये एशियन विश्व बैंक से नहीं है, एशियन विश्व बैंक से नहीं है, जबकि ये किससे है? विश्व बैंक से है, विश्व बैंक से संचालित है, विश्व बैंक से संचालित है। इसके साथ साथ अब दक्षिणी पश्चिमी कॉरिडोर भी कई बार पूछ लिया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी कॉरिडोर, दक्षिणी पश्चिमी कॉरिडोर जो है वहीं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी कॉरिडोर, दक्षिणी पश्चिमी कॉरिडोर है जो राजस्थान के 7 राज्यों से असम के सिलचर तक, कहाँ तक? गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक कौन सा दक्षिणी पूर्वी कॉरिडोर जाता है, जो NH 27 है। NH 27 है, उसका पुराना नाम क्या है? NH 76। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी से पूर्वी कॉरिडोर की, और उसमें राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरता है। कौन कौन से वो देखो, सिरोही के आबू से जयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और बारां, 7 जिले। तो ये भी हमें ध्यान रखना है के साथ साथ। तो ये इसका असत्य हो जाएगा कौन सा? विश्व बैंक से। चलिए आगे, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में असत्य कथन। वंदे भारत के बारे में, वंदे भारत की बात करें तो 15 फरवरी 2019 से दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में, दिल्ली से वाराणसी के बीच में भारत की पहली वंदे भारत शुरू की गई थी। राजस्थान में बात करें तो 23 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023, 12 अप्रैल 2023 राजस्थान में प्रथम वंदे भारत ट्रेन जो है वो अजमेर से दिल्ली के मध्य चलाई गई थी। दूसरी है वो जोधपुर से साबरमती के बीच में, जोधपुर की भगत की कोठी से साबरमती तक दूसरी चलाई थी। और जो तीसरी है वो जयपुर से उदयपुर के मध्य, या उदयपुर से जयपुर के मध्य वंदे भारत चलाई गई थी। इसका असत्य हमारा ये चौथी कोटा से मंदसौर वाला हो जाएगा। इस बात की हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे, हवाई अड्डे व जिले से संबंधित असत्य है। हवाई अड्डे और जिले से संबंधित असत्य कथन हमें करना है। रातानाडा जोधपुर में है, बिल्कुल सही है ये बात। उत्तरलाई सांसौर में है क्या? सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये तो सही है। नाल बीकानेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरलाई है वो सांचौर में न होकर कहाँ है? बाड़मेर में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना कुचामन में है। राजस्थान स्टेट सोल्स वर्क्स डीडवाना डीडवाना कुचामन, मॉडल सॉल्ट फार्म नावा डीडवाना। इनमें से क्या बताना है हमें? सत्य कथन बता, क्या बताना है? सत्य कथन। तो ये देखो आप, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना जिसकी स्थापना 1964 को हुई थी, और राजस्थान स्टेट साल्ट्स वर्क्स
1960 में इसकी स्थापना हुई थी। और मॉडल सोल्ट फार्म नावा डीडवाना, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे तथ्य हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। चलो आगे। खेरथल तिजारा में कौन सा औद्योगिक पार्क स्थित नहीं है? क्या है? खेरथल तिजारा जो अलवर से अलग होकर अब एक नवीन जिला बन गया है, तो उसमें एक औद्योगिक शहर है भिवाड़ी, अत्यधिक प्रचलित है। और हरियाणा के रिवाड़ी के पास में हमारे राजस्थान में भिवाड़ी है। दोनों ही औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। उसमें से ये पूछ रहा है कि कौन सा औद्योगिक पार्क नहीं है। फिनटेक पार्क है क्या, होजरी पार्क, या अपेरल पार्क, या बायोटेक्नोलॉजी पार्क? इनमें से कौन सा जो है वो भिवाड़ी में नहीं है या खेरथल तिजारा में नहीं है? तो फिनटेक पार्क है, ये जयपुर में है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये। बाकी सारे ये भिवाड़ी में है। खेरथल तिजारा में औद्योगिक पार्क कौन कौन से हैं देख लो। चमड़ा कॉम्प्लेक्स भिवाड़ी में है। ऑटो कंपोनेंट सेंटर पथरेडी भिवाड़ी में है। होजरी कॉम्प्लेक्स चौपाकी भिवाड़ी। पुष्प पार्क खुसखेड़ा अलवर। और अपेरल पार्क जो है करोला भिवाड़ी में है। ये सारे हैं। कौन सा तत्व वाद्य नहीं है? तत्व वाद्य यंत्र। देखिए वाद्य यंत्र से संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वाद्य यंत्रों की बात करें तो वाद्य यंत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन? 1 नंबर कौन से? तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र। 2 हो जाएगा अवनद या ताल वाद्य यंत्र। तीसरा हो जाएगा सुशिर, सुशिर वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। और चौथा हो जाएगा घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। देखिए क्या है, तत्व वाद्य यंत्र है जिसकी जो है तारों के माध्यम से जिसमें ध्वनि संचार हो, वो तत्व वाद्य यंत्र है। अवनद या ताल यानी जिस पर थाप या ताल या जो उसके माध्यम से हो, तो वो हमारे अवनद माध्यम हो जाएगा। सुशिर मतलब हवा से, फूंक से जिसका वाचन किया जाए, वादन किया जाए, वो हो जाएगा। घनवाद्य है जिसके दो धातुओं के आपस में टकराने से ध्वनि संचारित हो, तो वहाँ क्या है, घनवाद्य यंत्र है। 4 प्रकार के हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ये 4 प्रकार प्रकार के घनवाद्य यंत्र हो गए। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सा तत्वाद्य नहीं है। तो हमें अगर सारे तत्वाद्य आएंगे तभी तो हम बताएंगे नहीं भी इसमें से कौन सा है। तो रवाज है क्या, तंत्र है क्या, चौतारा है क्या, सतारा है क्या? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें सतारा हो जाएगा भाई। सतारा एक बहुत ही अलग से डिफरेंस है, क्योंकि ये तीनों का मिश्रण है। किसका? शहनाई प्लस अलगोजा प्लस बांसुरी, ये तीनों का मिश्रण है। तीनों का मिश्रण है, इसलिए ये क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है। और ये सुशिर वाद्य यंत्र होने के कारण तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, ताकि हमें आगे दूसरा कोई प्रश्न आए तो ध्यान रहे। इसके लिए हमें एक वाक्य याद रखना पड़ेगा, ट्रिक तो नहीं कहेंगे, एक वाक्य है, इसको आप याद रख लें। देखें कौन कौन सा। के लिए देखो, रावण ने सारी अपंग जनता से चुरिंदा तार मंडल लेकर, चुरिंदा तार मंडल लेकर दुकान से रवाब, शराब नहीं, रवाब, दुकान से रवाब लेकर लेकर गोपी को गोपी को तमाचा मारा। ये ट्रिक नहीं है, एक वाक्य है। या तो आप ये इस वाक्य को याद कर ले, या फिर सारे तत्वादय यंत्र याद कर ले, एक ही बात है। इसमें देखो कौन कौन से हैं। रावण से हो जाएगा रावण हत्ता। क्या है? ये हो जाएगा रावण हत्ता। ये क्या हो जाएगा? रावण हत्ता, रावण हत्ता। सारी से हो जाएगा सारंगी। सारंगी कई प्रकार की होती है, सिंधी सारंगी, गुजराती सारंगी वगैरह वगैरह। अपंग से हो जाएगा बपंग, अपंग, जो कि मेवात क्षेत्र का है।
जहूर खां मेवाती जो है, जहूर खां मेवाती इसके प्रसिद्ध वादक हैं। के बाद है जनता। जनता से हो जाए जंतर मंतर, क्या, जंतर यंत्र, जो कि देवनारायण जी के भोपे हैं, उनके द्वारा, और जो बगड़ावतों की कथा वाचन के समय इसका वाचन किया जाता है। तुरिंदा और तार से देखो, तार वाले हो जाएंगे, एक तारा, दो तारा, चौतारा, पंचतारा, तार वाले में सारे वाले तार, तार वाले तार हो जाएंगे। मंडल में क्या है देखो, सुरमंडल, सुरमंडल या स्वर मंडल, इसको क्या कह देंगे, सुरमंडल या स्वर मंडल। इसको मरु कोकिल यंत्र भी कहते हैं, मरु कोकिल यंत्र भी कहते हैं। और इसका प्रसिद्ध जो वादक है वो है चांदन, चांदन मांगणियार, चांदन खां मांगणियार, चांदन खां मांगणियार, ये इसका प्रसिद्ध है। इसके बाद दुकान से हो जाएगा दुकाको, दुकाको, रवाब से रवाब हो जाएगा, गोपी से गोपी यंत्र हो जाएगा, गोपी यंत्र हो जाएगा। और इसको ही हनक, हैनक या आनंद लहरी, या आनंद लहरी आदि नामों से गोपी यंत्र को जाना जाता है। कमाचा से हो जाएगा कमायचा, कमायचा। और कमायचा के जो प्रसिद्ध वादक है वो है साकर खां, क्या, साकर खां, साकर, हाँ। तो ये सारे तत्ववाद्य यंत्र थे। अगर इनको हमें पढ़ लिया है, थोड़ा सा इनके बारे में ध्यान है, तो इनमें से जो तत्ववाद्य नहीं है ऐसा प्रश्न हम हल कर सकते हैं। चलिए, तारा सुशिर वाद्य यंत्र है। ये बांसुरी, अलगोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है। यह वाद्य यंत्र मुख्य रूप से जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बजाया जाता है। चलिए, मंदिरों तथा राजाओं के, मंदिरों तथा राजाओं के, मंदिरों तथा राजाओं के महलों के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मंदिरों में देखो कौन सा, ढोल, नौबत, नगाड़ा, ताशा। सही है। वैसे तो सभी जो इनमें से हैं होते हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से हैं वो नौबत। ने सुना होगा कि नौबत पूरे के राजा में ऐसा कुछ आता है, ये बाजे छे नौबत बाजा, तो वहां से ये हमें पता चल जाएगा। आगे चलिए, ये वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर चमड़े की डोरियों से कसकर बनाया जाता है। क्या, ये जो नौबत है वो क्या कह रहा है, ये देखो एक इस प्रकार की अंडाकार कुंडी पर भैंसे की खाल मंडकर, भैंसे की खाल मंडकर अ, डोरियों से कसकर, डोरियों से कसकर, डोरी कैसी लगाई जाए, इसकी हरी डोरी लगा देते हैं इस प्रकार से, डोरियों से कसकर, डोरियों से कसकर। और किससे बजाया जाता है ये बजाया जाता है लकड़ी के, लकड़ी के जो है डंडों से, लकड़ी के डंडों से इसको बजाया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो कह देंगे हम नौबत, ये हमारा नौबत हो जाएगा। ये मंदिरों में और राजाओं के महलों में बजाया जाता है। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग किया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? नगाड़ा, ताशा, मादल या मजीरा, में से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है मुहर्रम के अवसर पर जो है वो ताशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताशा। मुहर्रम, मुहर्रम के अवसर पर ताशा बजाया जाता है। ताशा क्या होता है कि जो बांस की खपचियों से बजाया जाता है, ढोल के आकार का नहीं होता है, गले में डालकर बजाया जाता है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे ताशे के बारे में। ताशा इस वाद्य यंत्र को तांबे की चपटी पर बकरे की पतला चमड़ा मंडकर बनाया जाता है। इस बांस की खपचियों से मुहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। चलिए, घुरालियो क्या है? घुरालियो क्या है? एक नृत्य शैली है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, कालबेलियों का वाद्य यंत्र है, आदिवासी भीलों का आभूषण है, या फिर लोकनाट्य है, क्या है? तो घुरालियो है, कालबेलियों या गरासियों द्वारा वाद्य यंत्र है घुरालियो। ध्यान रखेंगे इस बात का। घुरालियो एक 5-6 अंगुल लंबी बांस की खपची से बना हुआ वाद्य यंत्र होता है, जिसे दांतों के बीच दबाकर
धागे को ढील व तनाव देकर बजाया जाता है। कालबेलिया व ग्रास्य जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? चक्री नृत्य। चक्री नृत्य, तेरह ताली, कालबेलिया, चरी आदि किसके माध्यम से है? तो किशनगढ़ की फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो ये चरी नृत्य के लिए है। किशनगढ़, अजमेर, यहाँ चरी नृत्य प्रसिद्ध है और ये मेहमानों के आगमन पर किया जाने वाला नृत्य है, चरी नृत्य। बहुत ही प्रचलित है। चलिए आगे। 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? ये एकीकरण से संबंधित प्रश्न आ गया है। जयनारायण व्यास को, गोकुल भाई भट्ट को, हीरालाल शास्त्री को या माणिक्यलाल वर्मा को? तो एकीकरण से संबंधित बात करें अगर हम, तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 17 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक प्रक्रिया चली और 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया। बात करें हम अगर प्रथम चरण की, तो प्रथम चरण में राजस्थान की अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली रियासत का एकीकरण किया गया और उसमें एक ठिकाना था नीमराणा, उसको भी मिलाया गया। तो बात करें उसका जो नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ के नाम से उसका एकीकरण किया गया और मत्स्य संघ नाम दिया था के एम मुंशी ने। 17 मार्च और 18 मार्च 2 तारीखें मिलती है, तो दोनों ही विधानसभा की वेबसाइट पर अगर देखें तो 17 मार्च तारीख मिलती है, 18 मार्च भी है। अगर दोनों आती है तो हमें 17 मार्च करना बेटर रहेगा। इसके अलावा 17 मार्च या 18 मार्च को जो है वो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों का जो है एक नीमराणा, इनको मिलाया गया और इनका जो उद्घाटन किया था वो एन वी गौडगिल ने किया था, नरहरि विष्णु गौडगिल ने। बात करें राजधानी, तो राजधानी बनाया गया था अलवर को, राजधानी बनाया गया अलवर को और अलवर के ही शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। शोभाराम कुमावत को इसका प्रधानमंत्री बनाया गया। राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख धौलपुर के शासक थे, धौलपुर के शासक, धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, उनको इसका राज प्रमुख बनाया गया। दूसरा जो चरण था वो था 25 18 मार्च 25 मार्च 1948 को, तो 48 को में 9 रियासतें, 9 रियासतें और ठिकाने दो ठिकाने मिलाए गए। अब 9 रियासतें कौन कौन सी थी? तो उसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 9 रियासतें थी। कुशलगढ़ और नावा 2 ठिकाने थे। बात करें कि अगर सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। क्षेत्र नवीन रियासत थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। इसके अलावा क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से शाहपुरा सबसे छोटी रियासत थी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब बात करें 25 मार्च 1948 को जब 9 रियासतों का एकीकरण किया गया, तो इनमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो शाहपुरा के थे गोकुलचंद असावा, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। गोकुलचंद असावा को, गोकुलचंद गोकुलचंद असावा को मुख्यमंत्री बनाया गया और राज प्रमुख बनाया गया था कोटा के राव थे भीम भीम सिंह। कोटा के महाराव, कोटा के महाराव, कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख, भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया और राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को बनाया गया। तो ये क्या पूछ रहा है? ये आगे वाला चरण पूछ रहा है कि 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। इसके बाद में जो है 25 अप्रैल के बाद में 18 अप्रैल 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर, उदयपुर रियासत को पूर्व राजस्थान संघ में मिलाया गया और जिसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने और जिसका प्रधानमंत्री बनाया था माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। और उसके बाद में चौथा चरण आता है, वो होता है वृहद राजस्थान का 1949
50 में 30 मार्च 1949 को, जिसका जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को, और राज प्रमुख बनाया गया था सवाई मानसिंह द्वितीय को, और महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को, मेवाड़ के शासक भोपाल सिंह को। ये सारी बातें में हो गई। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। राज प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसका प्रमुख किसे बनाया गया? हमने बात कर ली, किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव भीम सिंह को। कोटा के महाराव भीम सिंह को। कोटा के महाराव भीम सिंह को। चलिए, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए? तो सबसे पहले बीकानेर के ही शासक ने ये जो है हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। और आपसे पूछ ले कि सबसे अंत में किसने किए थे? कि धौलपुर के शासक थे, उन्होंने 14 अगस्त 1947 को सबसे अंत में किए थे। और एक शासक थे बांसवाड़ा के शासक थे वीर चंद्र सिंह, उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये थे हस्ताक्षर से लेकर कुछ बातें। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा नीना सिंह। ये नीना सिंह है, और इनका संबंध आपको पता है राजस्थान से। हाल ही में जनवरी 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री पद की रिकॉर्ड नौवीं बार शपथ किसने ली? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या ललन सिंह? इसमें से नौवीं बार ये पलटू चाचा के नाम से मशहूर है। हर बार इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनना ही बनना है, तो ये नीतीश कुमार। चलिए आगे। हाल ही में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने? राजस्थान करंट का है रोहन बोपन्ना, सुमित नागल, यूकी भांबरी, महेश भूपति। तो इसका सबसे उम्रदराज कौन बने हैं? वो है रोहन बोपन्ना। चलिए, गणतंत्र दिवस 2026 समारोह के मुख्य अतिथि कौन बने? इमैनुअल मैक्रोन, जो बाइडेन, अब्देल फतेह अल सीसी या ऋषि सुनक? कौन बने? तो ये बनेंगे फ्रांस के जो है राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के। क्योंकि गणतंत्र जो प्रणाली है वो फ्रांस से ली गई है, तो ये हमारे महान सम्मानित मेहमान थे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो अभी 5 व्यक्तियों को मिला है, उन्हीं में से बिहार के एक ये व्यक्ति थे, कर्पूरी ठाकुर। रूस में 1 से 7 मार्च तक होने वाले विश्व युवा महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी रूमा देवी, कीर्ति भारती, रेखा वैष्णव, नंदिनी गुप्ता। इनमें से हमें बताना है कि कौन करेगी। तो वो है रेखा वैष्णव। क्या? रेखा वैष्णव। इनका संबंध पाली से है। इनका संबंध क्या है? पाली जिले से है, राजस्थान के। जैव विविधता की संस्थाने इन सीटू संरक्षण पद्धति क्या है? तो इन सीटू जो है इसमें देखो, जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 पद्धति काम में ली जाती है। एक तो होती है इन सीटू, एक होती है एक्स सीटू। अब देखिए इन सीटू क्या है और एक्स सीटू क्या है। इन सीटू में क्या होता है कि अगर कोई प्रजाति अपनी लुप्त प्रजाति हो रही है और अंतिम क्षणों में है, तो वहां से अगर उसी क्षेत्र में, मान लो इसी क्षेत्र में कोई प्रजाति है और वो लुप्त होने की कगार पर है, तो हम क्या करें, यही प्रयास करके उसको बढ़ाया जाए। यही प्रयास करके उसको क्या किया जाए? बढ़ाया जाए इसी क्षेत्र में। तो वो क्या हो जाएगा? इन सीटू हो जाएगा। अगर मान लें कोई प्रजाति है या कोई पादप है या कोई विविधता से लेकर जो है वो अगर यहाँ से लुप्त हो रही है, तो अगर हम यहाँ से उसको ले जाकर अन्य किसी प्रयोगशाला या अन्य किसी स्थान पर यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ उसका जो है रूप विकसित किया जाए, संरक्षण किया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्स सिटू कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इन सिटू संरक्षण पद्धति क्या है? तो ये हो जाएगी आपकी, यह जैविक जानकारी गोदाम के रूप में संरक्षित क्षेत्रों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति संकटग्रस्त प्रजातियों के ICUN जो है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन इन नेचर वर्गीकरण में नहीं है? कौन कौन सी है? हानिकारक, विलुप्त, अति संवेदनशील, संकटपन,
देखिए, विलुप्त हो रहे हैं उसका तो संरक्षण करेंगे, जो अति संवेदन है उसका भी करना है, संकट आपन है उसको भी करना है, लेकिन जो हानिकारक है उसका क्यों करें भाई? हानिकारक को क्यों संरक्षण करना है? हानिकारक को संरक्षण नहीं करना है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हानिकारक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समकों का स्रोत नहीं है? अप्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार, समितियों व आयोगों के प्रतिवेदन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रकाशन, अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन। तो इसमें से ये रीजनिंग के प्रश्न है, तो इसमें से ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, प्राथमिक समकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न तत्वों पर निर्भर करता है: अनुसंधान की प्रकृति पर, उद्देश्य क्षेत्र पर, उपलब्ध समय साधन पर, या इन सभी पर। तो देखो क्या है, प्राथमिक समकों के संग्रहण की एक उपयुक्त रीति का चुनाव निम्न में से किन तत्वों पर करता है? तो ये इन सभी पर करता है। सांख्यिकी अनुसंधानों में परिदर्शिता ये परिशुद्धता का मानक स्तर है: पूर्ण, निरपेक्ष, सापेक्ष, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण होना चाहिए, निरपेक्ष, सापेक्ष, या इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वो है सापेक्ष। बिंदु रेखीय चित्रों ग्राफ द्वारा निम्न प्रकार के समकों का प्रभावी ढंग से प्रदर्शन किया जा सकता है: केवल काल श्रेणियों के लिए, केवल आवर्ती बंटन के लिए, काल श्रेणी व आवर्ती बंटन के निरूपण के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? बताओ आप। तो इसका केवल काल श्रेणी नहीं, केवल आवर्ती बंटन नहीं, इसका हो जाएगा काल श्रेणी व आवर्ती बंटन के निरूपण के लिए जरूरी। जब समय के आधार पर क्रमबद्ध समकों को सतत वर्गों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पाई चित्र, तोरण वक्र, या संचयी आवर्ती वक्र, या कालीन चित्र। क्या कहा जाएगा? तो इसे कालीन चित्र कहा जाएगा। यदि पौधे में फूल लगे हुए हैं तो वह सजीव होता है का विलोम कथन क्या है? आपसे विलोम शब्द नहीं पूछा, विलोम कथन पूछा है। हिंदी में विलोम शब्द हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन इसने भाई साहब ने विलोम कथन पूछा है। तो इस कथन में हम देखो क्या कर सकते हैं। ये कह रहा है कि यदि पौधे में फूल न लगे हुए हो तो वह सजीव नहीं होता है। ये होगा क्या? यदि पौधे में फूल न लगे हुए हो तो वह सजीव होता है क्या? ये है। यदि पौधा सजीव है तो उसमें फूल लगे होते हैं क्या? ये सत्य है। या फिर यदि पौधा सजीव न हो तो उसमें फूल लगे होते हैं, ये बात। तो यदि पौधे में फूल है लगे हुए हैं तो वह सजीव होता है। तो हमें इसी भाषा में उत्तर देना है। यदि पौधे में फूल लगे हैं तो यदि पौधा सजीव है लगे होते हैं तो वह सजीव होता है। इस प्रकार इसको विलोम करके ये इसका, यदि पौधा सजीव है तो उसमें फूल लगे हुए होते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में ये दिया हुआ है DOUBT 645422 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राइट को किस प्रकार लिखेंगे? तो ये राइट को जिस प्रकार से को लिखा हुआ है DOUBT को, उसी प्रकार राइट को किस भाषा में हम लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 30-10-9-22। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद है। लुप्त पद क्या है? 30, 40, 45, 52, 61, 72 के आगे यहाँ पूछ रहा है क्या आएगा। तो इसमें जैसे ये 3 का अंतर हो गया, ये 5 का अंतर हो गया, ये 7 का, ये 9 का, और ये 11 का, ये 13 का, बीच में 15 का अंतर आ जाएगा। इसमें 15 अगर जोड़ेंगे 85 में तो ये 100 आ जाएगा। करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित है? रक्त संबंध पूछा है क्या? तो देखो क्या कह रहा है ये। करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद अपने मेहमानों से कहता है कि करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? मैं ही तो हुआ ना खुद। मेरे इकलौते पुत्र मेरे पिता का, मेरे पिता का इकलौते पुत्र, यानी इकलौता पुत्र कौन? मैं। तो मेरी क्या है? पुत्री है। तो करुणा का प्रबोध से क्या संबंध हो गया? बेटी का। चलिए, असंगत को चुनिए। हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इनमें से हमें क्या चुनना है? असंगत, जो संगत नहीं है। तो संगत इसमें से भी 3 संगत होंगे, एक असंगत होगा। अगर थोड़ा सा भी हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों क्या है? कैसे हैं?
आयोडीन अलग से है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रोफिक्स एबल, ये क्या आएगा इसमें? लोएबल, मूवेबल, ऑनरेबल या विक्टोरेबल? इसमें ये विक्टोरेबल आ जाएगा। सेलेक्ट इन द राइट प्रेफिक्स फॉर द वर्ड टूर फॉर्ट्यून, अन डिस मिस इन, तो ये इसका मिस आ जाएगा। ये देख लेना भाई थोड़ा आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनॉमी एज एडमिशन, में क्या आ जाएगा? डेनियल। चूज द करेक्ट सोनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, क्या रहेगा इसका? सीक्रेट, फेयर, सोरोफुल या एंग्री? इसमें ये फेयर। ये थी आज की क्लास। धन्यवाद।